हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले झटपट साइंस के क्वेश्चन जो किसी भी सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपके 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहता है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा प्रश्न होगा। शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 होता है, यानी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी इसका सी सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7, यानी यह 7 जो होता है वो उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है या सुचालक? तो आप लोग बिल्कुल ट्रिक मारिएगा। विद्युत का यह कुचालक है। शुद्ध जल जिसका पीएच मान अगर 7 होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? दोस्तों समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कई ठो दर्पण है, तो उसमें समतल दर्पण के हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनंत, यानी दूसरे क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, पृथ्वी को भी नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी जो कांच का अपवर्तनांक होता है किस रंग के लिए अधिक होता है, यही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। बैगनी रंग के लिए सर्वाधिक होता है कांच का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों आप लोग को बताना है मनुष्य के नेत्र पर प्रतिबिंब, कोई भी दृश्य का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रेटिना। 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। कभी कभी जब कोई निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे या पीछे? तो देखिए दूर दृष्टि दोष में पीछे बनेगा और निकट दृष्टि दोष में आगे बनेगा प्रतिबिंब। आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से याद करें। अगर दूर है तो पीछे बनेगा, निकट है तो यानी आगे बनेगा। बिल्कुल आसान सा इजी सा, इसको याद करिए। आगे देखते हैं। 6 नंबर देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए अनंत पर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर न्यूनतम दूरी पूछे कितना होता है तो हम मारेंगे 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे दूर बिंदु यानी अधिकतम बिंदु कितना होता है तो अनंत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर सभी का जवाब दें और जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं उसका जरूर जवाब दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है, यानी विद्युत जो मोटर होता है हमारे घरों में उपयोग होने वाला, वो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, यही आप लोग को बताना है। तो देखिए विद्युत मोटर का कार्य क्या है। तो दोस्तों विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए कहाँ पे लिखा है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है?
तो दोस्तों ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए सूर्य तथा तारे किस कारण से ऊर्जा हमेशा देते रहते हैं, यानी तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य और तारों में ऊर्जा समस्त हमेशा निकलता रहता है, यानी ऊर्जावान स्रोत होता रहता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, पवनों का देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों पवनों का देश डेनमार्क, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। डेनमार्क को पवनों का देश के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में 50% पवन यहीं पे, यानी जो पवन चक्की लगा हुआ है उसी इसी के द्वारा नियंत्रण होता है, यानी यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में पवन चक्की की बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घोल का पीएच मान अगर 4 है तो वह घोल किस प्रकार का होगा? देखिए पीएच मान से फिर एक क्वेश्चन हमारा आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं। तो दोस्तों पीएच मान को 14 तक रखा गया है, 1 से लगाई 14 तक, ठीक है, आप लोग याद करें। तो पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अगर ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। और हम एक क्वेश्चन अभी दिए थे जो पीछे आया था, तो जिसका पीएच मान 7 रहेगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा। तो इसका क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यह अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम है। 7 से कम है यानी 4 है, तो इसका हमारा अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा होता तो यह क्षारीय बताएंगे, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में क्या होता है? जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन की क्रिया द्वारा हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। श्वसन की क्रिया में जो ग्लूकोज होते हैं उसका ऑक्सीकरण यानी टूटते हैं, ठीक है, आप लोग याद करें, इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी जब खाना बनाते हैं तो उस समय काफ़ी मात्रा में 3-4 चीज़ें की ज़रूरत होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए। तो सारे चीज़ तो ले सकता है कहीं ना कहीं से, सूर्य का प्रकाश हमारा ले लेते हैं सूर्य भगवान से, और क्लोरोफिल पौधों में पत्तियों में होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से निकलता है? तो जल से। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है, ऑक्सीजन जल से निकलता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, ग्लाइसोसिस कहाँ होता है? तो दोस्तों ग्लाइसोसिस कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइसोसिस में क्या होता है? कोशिका द्रव्य में अंतिम उत्पाद पूछा जाए क्या होता है तो पाइरुविक अम्ल बनता है, ठीक है, आप लोग जरूर सुनेंगे एटीपी जिसे कहा जाता है। पाइरुविक अम्ल में यह टूटता है, यानी ग्लाइसोसिस कहाँ पे होता है? तो कोशिका द्रव्य में, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंग भागों में ले जाती है, यानी जो शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है वो कौन ले जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों शिराएँ, आप लोग याद करें, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। शिराएँ का कार्य है शुद्ध रुधिर को हमारे शरीर में पहुंचाना, यानी इस क्वेश्चन का हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप 17 नंबर, हीमोग्लोबिन का एक कार्य क्या है? जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी का कार्य आप लोग को बताना है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी हीमोग्लोबिन कार्य क्या करता है? जो भी ऑक्सीजन होता है वो शरीर के सारे पार्ट में यानी सारे अंगों में ऑक्सीजन को घुमाता रहता है, यानी परिवहन का कार्य करता है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, यकृत संश्लेषण करता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न होगा, यानी आपसे पूछा गया यकृत का कार्य क्या है? तो दोस्तों यकृत यूरिया को अमोनिया में बदलता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। यानी यकृत क्या संश्लेषण करता है? तो यूरिया को संश्लेषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, वृक्कों का कार्य क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ब्रिक को हम लोग किडनी कहते हैं। तो ब्रिक का कार्य क्या है? तो ब्रिक का कार्य हमारा उत्सर्जन,
उत्सर्जन उसे कहा जाता है जो भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हो, यानी बिना बेकार बेकार के जो भी पदार्थ हैं उसे बाहर करना, यानी उत्सर्जन कर देना। जैसे हमारे शरीर में और भी उत्सर्जन अंग है, जैसे फेफड़ा है, त्वचा है, वृक्क है, ठीक है, यकृत भी है। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में, ये भी यकृत भी है हमारा, जो एक उत्सर्जी अंग है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, शुद्ध शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो दोस्तों शुद्ध रस रक्त जो होता है यानी खून होता है फुफ्सी धमनी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों मेरुरज्जु जो होता है मेडुला, जिसे स्पाइनल कार्ड आप लोग जरूर जानते होंगे, जो पीछे का हड्डी होती है सर के पास जो निकलती है उसे हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी जिसे हम लोग बोन, ठीक है, हड्डी जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वही है हमारा। इस क्वेश्चन का हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों पुष्प के कुल 5 भाग होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। पुष्प के कुल 5 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, ऐच्छिक किस्म का पौधा करने के लिए उपयुक्त विधि कौन है? यानी अपनी इच्छा अनुसार इसमें कौन सा पौधा हम किस विधि द्वारा बना सकते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रोपण, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। रोपण के द्वारा हम एक अलग विधि से यानी अपनी ऐच्छिक अनुसार कोई भी पौधा बना सकते हैं। कलम होता है, एक दाब होता है। कलम वैसा होता है, अगर कोई पौधा है उसको कोई टहनी को काट कर दूसरा टहनी उसमें जोड़ दिया जाता है तो वहाँ से एक नया पौधा निकल जाता है। रोपण वैसा होता है जो दो पौधों को आपस में सटाकर, यानी दो दो अलग अलग किस्म के पौधे हैं, दो दो अलग अलग जाति के, उसको एक ही में सटाकर एक तीसरा नया पौधा निकाल दिया जाता है, उसे हम लोग रोपण कहते हैं। और एक है दाब, दाब उसे कहते हैं, यानी किसी पौधे के तने को दाब, यानी दाब उसको झुकाकर ज़मीन में मिट्टी में धका धंसा दिया जाता है और उस मिट्टी से अलग से एक पौधा निकल जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दाब विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों पृथक्करण का नियम मेंडल मेंडल ने 3 नियम दिए थे, आप सभी लोगों को पता होगा। तो पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया है, आप लोग याद करें, अच्छा क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ा अगर कहा जाए और 46 टोटल। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न होगा। तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, समय का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों समय का मात्रक सेकेंड, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, परमाणु का खोज किसने किया था? तो दोस्तों परमाणु का खोज जॉन डाल्टन, आप लोग याद करें, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। परमाणु का जो सिद्धांत है, जो परमाणु का सिद्धांत यानी परमाणु का खोज किसने किया है? तो जॉन डाल्टन, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस मुख्य संगठक है, यानी बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मुख्य रूप से बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, जिसका हमारा फार्मूला होता है CH4।
और ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होती है, यानी परितंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा किस दिशा से यानी कैसे प्रवाह होती है, तो यही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों परितंत्र में ऊर्जा एक दशीय यानी एक दिशा में प्रवाहित होती है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो के अंत में आप लोग की एक क्विज रखा जाता है, सभी लोग क्विज का जरूर जवाब दें। चलिए आज का क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना वाद्य यंत्र आप लोग को बताना है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आज का वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।